जय। हरिवंश पुराण। जय जिनेन्द्र। हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो अभी हमारा विषय जो है वो कर्णन योग वाला ही चल रहा है। हरिवंश पुराण में हम विदेह क्षेत्र के बारे में जान रहे थे, है ना। विदेह क्षेत्र के जो वक्षारगिरी पर्वत हैं उनके बारे में बताया था कि वो कितने हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है, उन पे कितने कूट हैं, ये सारी बातें बताई थी। ठीक, अब हमने जो स्टार्ट किया था वो था भद्रशाल वन, है ना, क्योंकि वो भी विदेह क्षेत्र में ही है। जो सुमेरु पर्वत है उसके बर्फी के आकार का जो ये ग्रीन एरिया है ये भद्रशाल वन है। ठीक है, ये सुमेरु पर्वत के बेस में है। मेरु की पूर्व पश्चिम दिशा में लंबा तथा नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से व्याप्त एक सुंदर भद्रशाल वन है। तो मतलब विजुअलाइज कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर वृक्ष और लताओं से भरा हुआ जो वन है वो कोई छोटा मोटा वन नहीं है, है ना। जो हमने देखा पूरब से पश्चिम भाग की लंबाई 22,000 योजन, जिसका कि लास्ट टाइम हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो क्या है, ये जो एरिया है ये 22,000 है, एक तरफ का 22 और एक तरफ का 22। ठीक, तो 22,000 पूरब से पश्चिम है और उत्तर और दक्षिण का 250 योजन। ठीक है, और ये सब महायोजन की अपेक्षा से बता रहे हैं, ठीक है ना। और एक योजन बराबर में 4,000 मील। ठीक, तो 4,000 टाइम्स 22,000 लगाएं तो कितने मील का ये एक साइड का वन हो गया। वृक्ष और लताओं से भरा बहुत सुंदर वन है। वन के पूरा पश्चिम भाग में एक वेदिका है। यह वेदिका 1 योजन ऊंची, 1 कोस गहरी और 2 कोस चौड़ी जाननी चाहिए। एक ग्राहवती, हृदवती और पंकवती, ये 3 नदियां नील पर्वत से निकलकर, अभी किन की बात कर रहे हैं, विभंगा नदियों की बात कर रहे हैं, सीता नदी की ओर जाती हैं तथा वक्षार पर्वतों के मध्य में स्थित हैं। तप्त जला, मत जला, उन्मत्त जला, ये 3 वेद नदियां निषद पर्वत से निकलकर सीता नदी की ओर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैप में अगर हम देखें तो सीता नदी ये वाली है ना, ये वाली सीता नदी है। तो यहाँ पर जो ये नदी के नाम बता रहे हैं, एक्चुअली विभंग नदियां 3 ऊपर में है और 3 ही नीचे में है। पूरब और पश्चिम का एरिया पहले बता रहे हैं। तो उन नदियों के नाम है क्षीरोदा, सीतोदा और स्त्रोत्रोर अंतरवाहिनी। ये 3 नदियां निषद पर्वत से निकलकर सीतोदा नामक महानदी में प्रवेश करती हैं। उत्तर विदेह क्षेत्र में गंधमादिनी, फेन मादिनी और उर्मी मालिनी, ये 3 नदियां नीलाचल नीलाचल मतलब नील पर्वत से निकलकर सीतोदा नदी में मिलती हैं। ऊपर कही हुई 12 नदियां विभंगा नदी कहलाती हैं। ठीक है, तो जिनकी वजह से ये विदेह क्षेत्र के, पहले तो हमने वक्षार पर्वत पढ़े थे, राइट। अब विभंगा नदियां, ठीक है, तो 16 वक्षार पर्वत हैं और 12 विभंगा नदियां हैं टोटल विदेह क्षेत्र में। ऊपर कही हुई 12 नदियां विभंगा नदी कहलाती हैं। ये प्रमाण में, प्रमाण मतलब मेजरमेंट में, रोहिता नदी के समान है तथा इनके संगम स्थानों में जो तोरण द्वार हैं उनमें दिक कुमारी देवियां निवास करती हैं। तो संगम मतलब जहां पर ये जाके सीता नदी से मिल रही है, दैट इज संगम। ठीक है, यहाँ पर जो तोरण द्वार है, आप सभी ने वीडियो में देखा होगा,
उन तोरण द्वारों पर, विशाल द्वार हैं वो, तो उन पर भी देवियों के निवास हैं। वक्षारगिरी और विभंगा नदियों के मध्य में सीता सीतोदा नदियों के दोनों तटों पर मेरु की पूरब और पश्चिम दिशा में 32 विदेह हैं। विदेह मतलब नगरियां हैं, ये वाले है ना। अपने को अब समझ में आ गया। 8 नगरी यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ और 8 यहाँ, तो टोटल 32 है ना। और 32 की 32 नगरियां जो हैं ये सीता नदी से टच कर रही हैं, इधर सीतोदा नदी से और इधर सीता नदी, है ना। इसलिए क्या बोला कि सीता सीतोदा नदियों के दोनों तटों पर मेरु की पूरब और पश्चिम दिशा में 32 विदे हैं। अब उनके नाम बता रहे हैं। उनमें से पहला कच्चा, सुकच्चा, महाकच्चा, कच्छकावती, आवर्ता, लांगलावर्ता, पुष्कला और पुष्कलावती, ये 8 देश पश्चिम विदे क्षेत्र में सीता नदी और नीलकुलाचल के मध्य प्रदक्षिणा रूप से स्थित हैं तथा प्रत्येक देश के 6 खंड हैं। पहले तो ये देश बता दिए, राइट, कि ये 8 देश हो गए, ठीक है। और अब क्या कह रहे हैं, इनके भी फर्दर 6 खंड हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो वो 6 खंड कैसे हुए वो देखते हैं। ये 8 देश पश्चिम विदय क्षेत्र में सीता नदी और नीलकुलाचल के मध्य प्रदक्षिणा रूप में स्थित हैं। प्रत्येक देश के 6 खंड हैं। फिर वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सकावती, रम्या, रम्यका, रमणीया और मंगलावती, ये 8 देश पूर्व विदय क्षेत्र में सीता नदी और निषद पर्वत के मध्य में स्थित हैं। सीता नदी है ना, सीता नदी और निषद पर्वत के, तो इन 8 की बात कर रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, पद्मा, अच्छा ये और भी कुछ कह रहे हैं बीच में, ये चक्रवर्तियों के देश हैं और दक्षिणोत्तर लंबे हैं, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे लंबाई लिए हुए हैं। और चक्रवर्तियों के देश है मतलब क्योंकि इनकी व्यवस्था जो बनेगी, ठीक है, व्यवस्था जो बनेगी वो बिल्कुल जैसे भारत क्षेत्र हमने देखा था, भारत क्षेत्र का हिसाब किताब वैसी वाली व्यवस्था बनेगी इसकी, ठीक है। सेम वैसे ही वहां पर भी चक्रवर्ती होते हैं जो 6 खंडों को जीतते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो हमने देखा ये पूरा एक एरिया हो गया, राइट। इस तरफ ये वेदी है और इस तरफ पर्वत है। तो पर्वत, इस एरिया को बीच में से काटने वाला विजयार्थ पर्वत। हाँ भूमिका, आपने हाथ रेस किया। जय जिनेन्द्र चारू। जय जी। चारू, तो आप क्वेश्चन मेरे को ये समझाओ कि यहाँ पर भी चक्रवर्ती होते हैं भरत क्षेत्र में और विधि क्षेत्र में भी आपने कहा चक्रवर्ती होते हैं, तो वो 6 खंडों का, फिर तो यहाँ वाला चक्रवर्ती भी 6 खंडों का करता है, हाँ और वो वाले भी 6 खंडों का करते हैं, तो 6 खंडों में तो दोनों ही आ जाते हैं ना, भरत क्षेत्र और विधि क्षेत्र, नहीं? नहीं, क्या है कि जो विदेह क्षेत्र की नगरियां हैं, नगरियां अपने आप में इतनी बड़ी हैं, उनके फर्दर 6 खंड हो जाते हैं हर नगरी के, ठीक है। हर नगरी के 6 खंड में 5 मलेच्छ होते हैं और 1 आर्यखंड होता है। जैसे यहाँ पर एक अयोध्या नगरी होती है, राइट, ऐसे ही वहां पर भी उनकी एक राजधानी होती है जहां पर वो चक्रवर्ती रहता है और फिर वैसे ही वो दिग्विजय के लिए निकलता है। सेम स्टोरी रहती है सब कुछ, क्योंकि ये सारा क्या है, ये कर्म भूमियां हैं, राइट। विदेह क्षेत्र की कर्म भूमियां है। कर्म भूमि की व्यवस्था जो भारत क्षेत्र की कर्म भूमि की व्यवस्था है वैसी बनती है। ओनली डिफरेंस इज कि विदेह क्षेत्र में चतुर्थ काल ही रहता है, ठीक है। भारत क्षेत्र में इस टाइम पे चक्रवर्ती नहीं है, लेकिन विदेह क्षेत्र में अभी भी उनकी 32 की 32 नगरियों में चक्रवर्ती भी पॉसिबल है। हमेशा रहते हो ये जरूरी नहीं है, जैसे तीर्थंकर रह सकते हैं लेकिन चक्रवर्ती रहते हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां हो सकते इस टाइम पे भी, ठीक है। क्लियर हुआ भूमिका? हाँ चारू, हुआ, थैंक यू। ओके। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पद्मकावती,
शंखा, नलिनी, कुमुदा और सरिता, ये 8 देश पूर्व विदेह क्षेत्र में सीतोदा नदी और निषद पर्वत के मध्य स्थित हैं तथा दक्षिणोत्तर लंबे हैं। वप्रा, सुवप्रा, महावप्रा, वप्रकावती, गंधा, सुगंधा, गंधिका और गंधमालिनी, ये 8 देश पश्चिम विदेह क्षेत्र में नील पर्वत और सीतोदा नदी के मध्य में स्थित हैं तथा दक्षिणोत्तर लंबे हैं। ये चक्रवर्तियों के क्षेत्र कहे गए हैं, अर्थात इनमें चक्रवर्तियों का निवास रहता है। इन सबका पूर्वापर विस्तार योजन के 8 भाग में से एक भाग कम 2213 योजन है। किसकी बात करें? ये जो चौड़ाई है इनकी वो 2212 योजन। समस्त विदेह क्षेत्र के विस्तार में से नदी का विस्तार घटा देने पर जो शेष रहे उसका आधा भाग किया जाए। यही देश वक्षारगिरी और विभंगा नदियों की लंबाई है। तो क्या कह रहे हैं कि जो ये हमने ये जैसे ये विदेह क्षेत्र है, राइट, इसमें बीच में से नदी बह रही है, राइट, उसने उसको क्या किया, हाफ कर दिया। तो ये जितना भी टोटल एरिया है, राइट, अगर उसमें से चौड़ाई नदी की चौड़ाई निकाल दें तो जो बाकी बचेगा आधा इस एरिया की लंबाई मान सकते हैं और आधा इस एरिया की लंबाई। तो यही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि उसको आधा कर दिया जाए तो यह देश वक्षारगिरी और विभंगा नदियों की लंबाई है। तो यहाँ पर हाफ ऑल द वे वहां से चल के है ना नीचे तक आ रही है, ये भी यहाँ से चल के ऑल द वे नीचे तक, तो सबकी समान हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन बताइए। भावार्थ, समस्त विदेह क्षेत्र का विस्तार 33,684 योजन 4 कला है। उसमें सीता नदी का 500 योजन का विस्तार घटा देने पर 33,184 योजन 4 कला का विस्तार शेष रहता है। इसका आधा करने पर 16,592 योजन 2 कला शेष बचता है। यही कच्छा आदि देश वक्षारगिरी और विभंगा नदियों की लंबाई है। तो चौड़ाई बता दी 2213 योजन, राइट, जो चौड़ाई है वो 2213 और ये लंबाई कितनी 16,000 समथिंग है ना, 16,592 योजन और 2 कला। ठीक है, इन 32 विदेहों में 32 विजार्थ पर्वत हैं। तो अब क्या हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एम्प्टी है, राइट, अभी फिलहाल। लेकिन जब इसको और ज्यादा जूम इन करेंगे तो इस तरह से इनमें बीच में एक विजार्थ पर्वत है। ठीक है, तो इन सारी नगरियों में क्या करना है, विजार्थ पर्वत को एज्यूम करना, यहाँ पर बिल्कुल इसको हाफ करता हुआ बीच में से सब नगरियों के विजार्थ पर्वत है सबके। ठीक है, तो कितने विजार्थ पर्वत वहां पर हो गए, 32 विजार्थ पर्वत है ना। तो कह रहे हैं 32 विदेह में 32 विजार्थ पर्वत हैं। इनकी लंबाई कच्छ आदि देशों की चौड़ाई के समान है, अर्थात ये कुलाचल से लेकर नदी तक लंबे हैं। मतलब कि यहां से लेकर और यहां तक जितनी इनकी चौड़ाई, जो नगरी की चौड़ाई है वही इनकी चौड़ाई हो जाएगी। प्रत्येक विजार्थ पर 9 कूट हैं। इन सब का वर्णन भरत क्षेत्र के विजार्थ के समान है। इन विजार्थों की 2 श्रेणियां हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था वैसे ही, राइट, 2 श्रेणियां मतलब 10 योजन ऊपर गए थे तो पहले विद्याधर की श्रेणियां, फिर और 10 योजन ऊपर गए थे तो यहाँ पर व्यंतर जाति के देवों की श्रेणियां, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी और दूसरे तरह से देखें तो उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी, है ना, ऐसे भी इन विद्यार्थियों की 2 श्रेणियां हैं। प्रत्येक श्रेणी में 55-55 नगर हैं। दोनों साइडों पे उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी में 55-55 नगर हैं और उन नगरों में भरत तथा एरावत क्षेत्र के समान विद्याधर निवास करते हैं। तो विद्याधर सिर्फ भरत क्षेत्र में होते हो ऐसा नहीं। ठीक है, विद्याधर विदेह क्षेत्र में भी हर एक नगरी में एक एक विजार्थ पर्वत होते हुए वहां पर भी विद्याधर, हर नगरी में विद्याधर निवास करते हैं। अब उनके राजधानियां, जो नगरियां हैं, जैसा हमने भारत क्षेत्र के आर्यखंड की राजधानी का नाम क्या है, अयोध्या। ठीक है ना, अब यहाँ पर उन 32 नगरों की राजधानियों के नाम बता रहे हैं।
छेमा, छेमपुरी, रिष्टा, रिष्टपुरी, खड़गा, मंजूषा, औषधि और पुंडरीकीणी, ये 8 नगरियां क्रम से कच्छा आदि देशों की राजधानियां कही गई हैं। इनमें शलाका पुरुषों की उत्पत्ति होती है ना? अगर आपको याद हो तो अ, अगर ये हुंडा अवसर्पिणी काल नहीं होता तो सारे के सारे तीर्थंकर अयोध्या नगरी में ही जन्म लेते, राइट? हुंडा अवसर्पिणी काल की वजह से वहां नहीं ले पा रहे, इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इनमें शलाका पुरुषों की उत्पत्ति होती है। सुसीमा, कुंडला, अपराजिता, प्रभंकरा, अंकावती, पद्मावती, शुभा और रत्न संचया, ये 8 क्रम से वत्सा आदि देशों की राजधानियां जाननी चाहिए। वत्सा आदि ऐसे बस 8 नगरियों को आदि करके बता रहे हैं। अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विद्यापुरी, अर्जा, विरजा, अशोका और वीतशोका, ये 8 नगरियां क्रम से पद्मा आदि देशों की राजधानियां प्रसिद्ध हैं। विजया, वैजयंती, जयंती, अपराजिता, चक्रा, खड़गा, अयोध्या और अवध्या, ये 8 वप्रा आदि देशों की राजधानियां हैं। ये सभी नगरियां दक्षिणोत्तर दिशा में 12 योजन लंबी और पूर्व पश्चिम में 9 योजन चौड़ी हैं। ठीक है, तो जैसा मेजरमेंट अपन ने अयोध्या नगरी का भरत क्षेत्र में देखा था वैसा ही यहाँ पर है। स्वर्णमयी कोट और तोरणों से युक्त है। रत्नमयी चित्र विचित्र किवाड़ों से युक्त 500 छोटे और 1000 बड़े दरवाजों से तथा 700 झरोखों से सहित है। पूरी की पूरी नगरी की जानकारी दे रहे हैं। इन अविनाशी नगरियों में 12,000 गलियां और 1000 चौक हैं। अविनाशी बोल रहे हैं यहाँ पर, तो ना तो इनको किसी ने बनाया और ना ही कोई नष्ट कर सकता है। अविनाशी नगरियां। अब देखते हैं, हाँ, उनकी और थोड़ी डिटेल है नगरियों की। कच्छा आदि प्रत्येक क्षेत्र में गंगा सिंधु नाम की 2 नदियां हैं जो नील पर्वत से निकलकर विद्यार्थ पर्वत की दोनों गुफाओं को उल्लंघन करती हुई सीता नदी में प्रवेश करती हैं। अच्छा, कच्छा नगर मतलब जैसे अपने अयोध्या हो, इसमें अयोध्या ही भरत क्षेत्र में आ, वही है ना? नहीं, अयोध्या नहीं, भारत क्षेत्र अपने आप में कच्छा है, कह लीजिए। ठीक है, एक नगरी जिसका नाम यहाँ पर कच्छा है वो हमारे भारत क्षेत्र के इक्विवेलेंट है। कि भारत क्षेत्र के आर्यखंड की राजधानी क्या हुई? अयोध्या, है ना? तो अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि एक जो एरिया है, कच्छा कह लीजिए, राइट, पहली नगरी ले लीजिए, उस नगरी में जैसे यहाँ पर नील पर्वत है, नील कुलाचल, तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे गोलाई दिख रही है ना, ये क्या है? कुंड है। पर्वत के बिल्कुल नीचे में जहाँ पर बेस है वहां पर कुंड है। उन 2 कुंडों में से गंगा और सिंधु नदी निकल रही है। ठीक है, नील पर्वत से निकलकर, नील पर्वत से तो नहीं लेकिन नीचे में उसके बेस में 2 कुंड हैं, वहां से निकल रही है। विद्यार्थ पर्वत की दोनों गुफाओं को उल्लंघन करती हुई सीता नदी में प्रवेश करती है। विद्यार्थ पर्वत मतलब जैसा हमने भरत क्षेत्र में देखा था सेम वैसा ही, ओनली डिफरेंस इज कि ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं। ठीक है ना? फिर यहाँ से नीचे गुफा में से निकलेंगी और से आगे चलती चलती सीता नदी में मिल जाएंगी। ठीक है, कोई टर्न नहीं आ रहा है यहाँ पर, सीधे सीधे जा रही हैं। ठीक, बाकी इनकी गुफा के नाम शायद सेम ही रहेंगे, तमिस्र एंड प्रपात समथिंग, है ना? हाँ, तो लेट्स सी क्या नाम है इनकी गुफाओं के भी, या गुफा के नाम हो सकता है डिफरेंट है। फिर प्रत्येक विद्यार्थ पर्वत में उसकी चौड़ाई के समान लंबी 8 योजन ऊंची और 12 योजन चौड़ी 2-2 गुफाएं हैं। ये गंगा आदि 16 नदियां भरत क्षेत्र की गंगा नदी के समान हैं। इसी प्रकार निषधाचल से निकली हुई 16 रक्ता रक्तोदा नदियां भी ऐरावत की रक्ता रक्तोदा के समान है। ठीक, तो जहां पर भी नगरियां हैं उनमें ये गंगा सिंधु यहाँ पर निकल रही है और दूसरे नीचे के एरिया में रक्ता रक्तोदा। पश्चिम विदय में भी इसी प्रकार गंगा सिंधु और रक्ता रक्तोदा नाम की 16 नदियां निषधाचल और नीलाचल से निकलकर सीतोदा नदी की ओर जाती हैं।
समान नाम से जिसका कथन किया गया है, ऐसी ये समस्त नदियां अत्यंत प्रीति को बढ़ाने वाली हैं। तो 8 नगरी, एक नगरी में 2, तो टोटल कितनी हो गई? 8, एक नगरी में 2, तो इस 8 नगरियों में 16 नदियां हो गई। यहाँ भी 16 हो गई, यहाँ भी 16 और यहाँ भी 16। तो इन नदियों की जो विभंगा नदियां बताई थी उससे डिफरेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। विभंगा नदियां अलग हैं और ये जो 16 नदियां हैं ये अलग हैं। ये किसको डिवाइड कर रही है? 6 खंड बनाने के लिए यूज हो रही है। ठीक, जैसे कि फिर भरत क्षेत्र में जैसे ये नदियों के परिवार नदियां भी थी, राइट, तो ऐसे ही यहाँ पर भी प्रत्येक नदी के 14,000 परिवार नदियां हैं, ठीक है, जो उनमें आके मिल जाती हैं। सीता और सीतोदा नदियों का परिवार देवकुरु और उत्तर कुरु में ये 6 खंड कैसे बने? 6 खंड कैसे बने? 6 खंड मतलब कि जैसे ये एक आप नगरी देख रहे हैं, हम्म, राइट, ये नगरी दिखाई दे रही है, राइट, इसको हमने जूम किया, राइट, ऐसे। हम्म, अब इसी का फर्दर इसमें ये दो नदियां बह रही हैं, ठीक है, हम्म, 2 नदियां बह रही हैं और बीच में से विद्यार्थ पर्वत निकल रहा है, तो ये 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 ओके। 6, ठीक है। तो जो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इसके अंदर फर्दर 6 खंड हैं, 6 भाग, खंड मतलब भाग। क्लियर हुआ? थैंक यू। हम्म। तो सीता और सीतोदा नदियों का परिवार देवकुरु उत्तर कुरु में 84,000 नदियों का है। दोनों नदियों में प्रत्येक नदी के तट से 42,000 नदियों का प्रवेश होता है। 84 का आधा किया तो 42, तो प्रत्येक में 42,000 नदियां प्रवेश करती हैं। सीता सीतोदा नामक उप नदियों में से प्रत्येक नदी में 5,32,038 नदियां मिली हैं। पूरब और पश्चिम विदय में इन समस्त नदियों का प्रमाण 10,64,078 कहा गया है। जितनी भी ये परिवार नदियां सबको मिला के गंगा सिंधु एवं रक्ता रक्तोदा नदियों के प्रत्येक का परिवार 14,000 नदियों का है ना। और हमने कितनी देखी? 64 नदियां हैं, 64 टाइम्स 14,000 कर दें तो अपना कैलकुलेशन आ सकती है। रोहित रोहितास्या और स्वर्णकूला रुप्यकूला में प्रत्येक का 28,000 नदियों का परिवार है। हरित हरिकांता और नारी नरकांता में प्रत्येक नदी का परिवार 56,000 नदियों का है। विदेह क्षेत्र को छोड़ अन्य क्षेत्र में गंगा सिंधु आदि नदियों की समस्त परिवार नदियां मिलकर 3,92,012 हैं। विदेह क्षेत्र की समुद्र तक जाने वाली समस्त नदियों की संख्या 14,56,090 है। विदेह क्षेत्र अकेले में ही 14,56,090 नदियां हैं, ठीक, और उसके अलावा का कितनी है? 3,92,012। ठीक, अब ये बता रहे हैं जो हमने वृषभांचल के बारे में, जहां पर जाकर चक्रवर्ती अपना नाम लिखता है ना। वैसे कितने हो गए जम्बू द्वीप में? यहाँ पर बता रहे हैं सेवनीय 34 वृषभांचल है। जम्बू द्वीप में कांचन कूटों के समान वैडूर्य मणिमय तथा श्रेष्ठ देवों के द्वारा सेवनीय 34 वृषभांचल हैं। सीता और सीतोदा दोनों नदियों के तट पर पूरब पश्चिम विदेह पर्यंत लंबे तथा सूर्य तट से मिले हुए 4 देवारण्य हैं। देवारण्य, अरण्य मतलब जंगल कह लीजिए, वन कह लीजिए, तो ये देवारण्य है ना। और इधर भूतारण्य इस साइड पे, और इधर देवारण्य, उधर भूतारण्य, तो बीच में नदी होने से 2 देवारण्य और 2 भूतारण्य, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि समुद्र तट से मिले हुए, मतलब कि नेक्स्ट इनके और कुछ नहीं है, समुद्र है, ठीक। इन वनों की वेदिकाएं भद्रशाल वन के समान 22,209 योजन विस्तृत है। वेदिकाएं जो ये वाली, ये जो है ना यहाँ पर बीच में ब्राउन लाइन दिख रही है, ये वेदिका इसकी, उसकी लंबाई बताई है। अब मेरू पर्वत के बारे में जानेंगे हम। विदेह क्षेत्र के मध्य में
प्रसिद्ध मेरू पर्वत स्थित है। उसकी सीमा देवकुरु और उत्तर कुरु तक फैली हुई है। वह 99,000 योजन ऊंचा है ना, क्योंकि 1,000 योजन अंडरग्राउंड है, बेस में है, और 3 मेखलाओं से युक्त है। 3 मेखलाएं मतलब 3 कटनियां, राइट, क्योंकि हमने देखा था नीचे भद्रशाल वन है, फिर नंदन वन की कटनी आ जाएगी, फिर सोमनस वन की कटनी, और फिर पांडुक वन की। ठीक है, तो 3 मेखलाओं से युक्त है। 40 योजन ऊंची चूलिका से सुशोभित है। उसकी गहराई 1,000 योजन है और पृथ्वी तल पर चौड़ाई 10,090 योजन तथा 1 योजन के 11 भागों के 10 भाग प्रमाण है। तो अब हम चलते हैं सुमेरु पर्वत पर। ये है सुमेरु पर्वत। ठीक, तो जो बेस में है चित्रा पृथ्वी पर अंदर में कितना है, 10,090 योजन 10/11, राइट, इतना उसका विस्तार है। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, 1,000 योजन। ठीक, उसकी परिधि 31,910 योजन तथा कुछ अधिक 2 भाग प्रमाण है। परिधि होती है उसका सर्कल, है ना, उसका सर्कल की बता दिया कितना है। तल भाग से 1,000 योजन ऊपर चलकर पृथ्वी पर इस पर्वत की चौड़ाई 10,000 योजन है। तो अगर ऊपर आ गए तो वो 90 योजन जो एक्स्ट्रा था वो खत्म हो जाएगा, और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 10,000 योजन। जो बेस में दिखाई दे रहा है, दिखने वाला पार्ट है, वो 10,000 योजन का। और हाँ, कहां पर पहुंच गए, उसकी परिधि देख लिया। तल भाग से 1,000 योजन चलकर 10,000 योजन है। भद्रशाल वन के समीप इसकी परिधि 31,622 योजन 3 कोस 12 धनुष 3 हाथ और कुछ अधिक 13 अंगुल है। ठीक है, और ऊपर आकर इसकी परिधि जो सर्कल है वो बता दिया भद्रशाल वन के समीप। भद्रशाल वन से 500 योजन ऊपर चलकर मेरू पर्वत की चारों ओर मेखला पर 500 योजन चौड़ा दूसरा नंदनवन है। तो जस्ट नीचे से ही चालू किया था, स्टार्ट किया था, राइट, 500 योजन ये ऊपर गए तो वहां पर नंदनवन आ गया। वहां इस पर्वत की चौड़ाई 9,954 योजन 6 कला है। ठीक है, चौड़ाई एक चीज बताते जाएंगे, राइट, चौड़ाई ये चीज, ठीक है, और सर्कल परिधि उसका सर्कल, क्योंकि एक पर्वत है, राइट, गोलाई में पर्वत है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी देखा ना सुमेरु पर्वत गोलाई में है, राइट, तो सर्कल जो पूरा एरिया सर्कल का कितना है वो भी बताते जा रहे हैं। नंदन वन के समीप इस पर्वत की बाह्य परिधि 31,479 योजन से कुछ अधिक है। भीतरी चौड़ाई 8,954 योजन 6 कला है। चौड़ाई अलग चीज है और परिधि अलग चीज। अब इसके चारों एक मिनट जरा एक चेक करना, उसमें 8,000 लिखा है, शायद वो फिक्स करना पड़ेगा। वो जो 9,000, ये 8,954 लिखा है ना। हाँ, तो 9 ये 9 है ना, 9 पढ़ा आपने ऊपर 9,954। हाँ, तो वो आई थिंक गलत है। हाँ, लेकिन यहाँ पर है ना भीतरी चौड़ाई 8,954, ठीक है ना। अच्छा, और तो बाहरी भीतरी में अंतर कैसे हुआ? हाँ, पर्वत की चौड़ाई 9,954 योजन 6 कला है, एंड नंदनवन की भीतरी चौड़ाई 8,954 योजन 6 कला है। वो कटनी के कारण तो नहीं है, क्योंकि वो कटे हुए हैं, वो पूरे पर्वत नहीं है। हाँ, अब समझ में आ गया। ये जो उसकी बाहरी, ये चूड़ी की तरह होगा ना, तो चूड़ी का बाहर और चूड़ी का अंदर का स्थान बताओ। हाँ, नहीं मतलब क्या, चूड़ी का मतलब वो ऐसा होगा जैसे आप फ्लैट, एक आपने रोटी बेली और बीच की रोटी निकाल के फेंक दो, तो एक ऐसी रोटी आएगी ना जो चपटी सी रोटी होगी, तो उसके 2 भाग हो गए, एक तो बाह्य भाग, एक अंदर भाग। गॉट माय पॉइंट? हाँ, क्योंकि ये वन की बात कर रहे हैं, पर्वत की नहीं, ठीक है ना। तो हाँ, इसमें वन भी है ना।
वन की सरकमफ्रेंस बता रहे हैं, राइट? तो वन इंटरनल इज और लाइक अ एक्सटर्नल। चूड़ी, ठीक है ना? हमें लग रहा था कि हम पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो डिटेल दी हुई है ये वन की दी हुई है, हाँ। ठीक है? तो वन जो है वो तो देखिए बाहर जैसे सिर्फ पेड़ लगे हुए हैं, राइट? तो पेड़ कितने एरिया तक लगे हैं, ठीक है ना? तो उस हिसाब से उसका अंदर और बाहर का एरिया बता दिया। ठीक है। हाँ, बढ़िया, थैंक यू सो मच। नंदनवन के समीप मेरू की अभ्यंतर परिधि 28,316 योजन तथा कुछ अधिक 8 कला है। नंदनवन के समीप परिधि, अच्छा, बहुत ही कंफ्यूजिंग है एक्चुअली। परिधि, यहाँ पर परिधि सरकमफ्रेंस, आई वाज थिंकिंग कि ये चौड़ाई की बात कर रहे हैं। तो उसका सर्कल कितना है मेरू का, ठीक है ना? नंदनवन के 62,500 योजन ऊपर चलकर तीसरा सोमनस वन है। तो यहाँ से लेके ऑल द वे ऊपर 62,500 चले तो सोमनस वन है, ठीक। यह वन नंदन वन के ही समान है। सोमनस वन में पर्वत की बाह्य चौड़ाई 4,272 योजन 8 कला है और बाह्य परिधि 13,511 योजन 6 कला है। पर्वत की जो बाह्य चौड़ाई बताई है उसमें 1,000 योजन कम करने पर भीतरी चौड़ाई निकलती है, ऐसा मुनिगण कहते हैं। पर्वत की भीतरी परिधि 10,349 योजन और 1 योजन के 11 भागों में 3 भाग प्रमाण है। यहाँ से 36,000 योजन ऊपर चलकर पर्वत के ऊपर चौथा पांडुक वन है ना? और ऊपर चले तो 34,000 ऊपर चले तो यहाँ बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर पांडुक वन है। यहाँ के 36,000 चलकर यहाँ पर्वत 494 योजन चौड़ा है। नीचे से हमने जब शुरू किया था तब 10,000 था, अब यहाँ पर सिर्फ कितना हो गया, 494 योजन चौड़ाई बची है उसकी, तो कम होता जा रहा है, ठीक। यहाँ पर्वत की परिधि 3,162 योजन कुछ अधिक 1 कोस है। मेरू पर्वत के मस्तक पर 40 योजन ऊंची वैडूर्य मणिमय चूलिका है, ठीक। तो चूलिका जैसा कि यहाँ तो नहीं दिख पाएगी इतनी, लेकिन इधर अलग से बना दी है। तो 40 योजन की ये चूलिका है मणिमय। यह चूलिका मूल में 12 योजन, मध्य में 8 और अंत में 4 योजन चौड़ी है। चूलिका की परिधि मूल में 37 योजन, अब अगेन इसका सरकमफ्रेंस बता रहे हैं, 37 योजन, मध्य में 25 योजन और अग्रभाग में कुछ अधिक 12 योजन है। मेरू पर्वत की चूलिका से लेकर नीचे तक, मेरू पर्वत की चूलिका से नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक लोहिताक्षमय, पद्मरागमय, वज्रमय, सर्वरत्नमय, वैडूर्यमय और हरितालयमय ये 6 पृथ्वीकायी रूप परिधियां हैं। इन परिधियों में प्रत्येक का विस्तार 16,500 योजन है। मतलब क्या कह रहे हैं कि ये मतलब पूरे मेरू पर्वत को अलग अलग मणियों से डिवाइड कर दिया, ठीक है, कि पृथ्वी का ही इतने इतने एरिया में 16,000 का एरिया में जो मेरू पर्वत है वो मणियों से बना है, ठीक है, 16,500 योजन। इनके सिवाय वनों के द्वारा की हुई एक 7वीं परिधि और भी है तथा उसके नीचे लिखे अनुसार 11 भाग परीक्षकों के द्वारा जानने योग्य हैं। तो भद्रशालवन, मानुषोत्तर, देव रमण, नाग रमण, भूत रमण, नंदन, उपनंदन, सोमनस, उप सोमनस, पांडुक और उप पांडुक। इनमें से पृथ्वी पर जो भद्रशाल वन है उसमें भद्रशाल, मानुषोत्तर, देवरमण, नागरमण और भूतरमण ये 5 वन हैं, कि विदिन जो भद्रशाल है उसके अंदर ही 5 वन है। उसके ऊपर चलकर नंदन वन में नंदन और उपनंदन, सोमनस वन में सोमनस और उप सोमनस और पांडुक वन में पांडुक और उप पांडुक, इस तरह टोटल 11 वन बता दिए, ठीक।
इन भागों में यदि 11 भाग मेरु पर चढ़ा जाए तो वहां मूल भाग की चौड़ाई में से 1 भाग कम चौड़ाई हो जाती है। इसी प्रकार सब जगह योजन पर्यंत अंगुल, हाथ आदि प्रमाणों में भी मेरु के विस्तार में हानि व वृद्धि समझना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? ऊपर जो 11 भाग बतलाए उनमें प्रथम भाग से यदि 11 योजन ऊपर चढ़ा जाए तो मेरु की चौड़ाई मूल भाग की चौड़ाई में 1 योजन कम हो जाती है, और यदि 11 हाथ या 11 अंगुल चढ़ा जाए तो वहां की चौड़ाई मूल भाग की चौड़ाई से 1 हाथ या 1 अंगुल कम हो जाती है। मतलब ये कह रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर 11 अंगुल से 7 हाथ आप ऊपर जाओगे तो उसकी चौड़ाई 11 अंगुल, एक हाथ 5 हाथ 5 अंगुल जाओगे तो चौड़ाई 5 हाथ 5 अंगुल कम हो जाएगी। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप एक मिनट चित्र में जाओगे तो चित्र में देखो, यहाँ से 11,000 कम किया ना, और उसके बाद ये थोड़ा सा टेपर डाउन हो गया ना। इसी तरह मतलब ये उन्होंने उसका वो होता है ना साइंस में प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बताया। ओके, बाप रे, थोड़ा टेक्निकल हो गया तो आई थिंक इसको अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे भी समझ में नहीं आया। ठीक है। इसी प्रकार यदि ऊपर से नीचे की ओर आया जाए तो वहां उसकी चौड़ाई वृद्धिंगत हो जाती है। मतलब ऑफ कोर्स नीचे की साइड से ऊपर जा रहे हैं तो वो छोटा छोटा हुआ जा रहा है, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो चौड़ाई वृद्धिंगत मतलब बढ़ती जाएगी। परंतु विशेषता यह है कि यदि नंदन वन और सोमनस वन से 11 योजन ऊंचा चढ़ा जाए तो वहां की चौड़ाई मूल भाग की चौड़ाई से कम नहीं होती किंतु बराबर रही आती है। क्योंकि वहां पर अब डिस्टेंस कम हो गया है ना, चौड़ाई जो है चौड़ाई कम होती जा रही है। चूलिका से 5 योजन ऊपर चढ़ने पर 1 योजन चौड़ाई कम हो जाती है, और 5 अंगुल और 5 हाथ चढ़ने पर 1 अंगुल व 1 हाथ चौड़ाई घट जाती है। तो बात क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली कि हम ऊपर ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, तो किस हिसाब से चौड़ाई कम हो रही है उसका मेजरमेंट बताया है। ठीक है, सिर्फ ये बताने के लिए इस तरह से उसकी कैलकुलेशन बताई है। ठीक है, तो अपन इसके डिटेल में नहीं जाते, अपने को जो मोटा मोटा समझ में आ रहा है वो यही कि 11,000 तक तो वो सीधा जाता है और फिर कम होता जाता है। ठीक है, जब पूरा 51,500 योजन जो है वो कम 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 होता जाएगा, फिर एक कटनी आ जाएगी, राइट, सोमनस वन की कटनी, जिसमें पूरा जो चौड़ाई है उसकी 500 योजन हर तरफ से कम हो जाता है। फिर 11,000 तक सीधा सीधा जाएंगे और फिर कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक, नंदन वन के पूर्व दिशा में पण्य नाम का, दक्षिण दिशा में चारण नाम का, पश्चिम में गंधर्व नाम का और उत्तर दिशा में चित्रक नाम का भवन है। उन पे भवन बने हैं, नंदन वन की बात बता रहे हैं। इन भवनों की चौड़ाई 30 योजन, ऊंचाई 50 योजन और परिधि 90 योजन है। इनमें पण्य नामक भवन में सोम, चारण नामक भवन में यम, गांधर्व नामक भवन में वरुण और चित्रक नामक भवन में कुबेर सपरिवार क्रीड़ा करता है। ये कौन है? ये इंद्र के लोकपाल हैं, सौधर्म इंद्र के लोकपाल हैं। इनके भवन वहां पर बने हुए हैं, तो आकर वो वहां पर क्रीड़ा करते हैं। ये चारों लोकपाल पृथक पृथक दिशाओं में 3.5 करोड़ स्त्रियों के साथ निरंतर क्रीड़ा करते हैं। देवियों के साथ, व्यंतर जाति की जो देवियां रहती हैं उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। तो चारों इंद्र के जो लोकपाल हैं वो व्यंतर, मतलब तो क्रॉस वो हो गया, मतलब इंद्र के लोकपाल व्यंतर जाति की देवियों से भी क्रीड़ा कर लेते हैं। हाँ, सौधर्म इंद्र के, हाँ, आई थिंक ये इंद्र के ही हैं, डबल चेक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे व्यंतर जाति में लोकपाल नहीं होते है ना, और भवनवासियों में भी लोकपाल नहीं रहते। त्रायस्त्रिंश और लोकपाल ये 2 जातियां नहीं रहती, इसलिए इट शुड बी सौधर्म इंद्र का। ठीक है ना, यहाँ पर स्त्रियां लिखा है, इसकी जगह देवियां नहीं, देवियां, हाँ देवियां आना चाहिए, देवियों के साथ, यस,
स्त्रियां, मनुष्य नहीं जा सकता, मतलब साधारण। हाँ, ठीक इसी तरह से सोमनस वन की चारों दिशाओं में क्रम से वज्रप्रभ, सुवर्ण भवन और सुवर्ण प्रभ नाम के 4 भवन हैं। इन भवनों की परिधि तथा अग्रभाग की चौड़ाई और ऊंचाई नंदनवन के भवनों से आदि समझनी चाहिए। इन भवनों में भी वे ही सोम, यम आदि लोकपाल अपनी इच्छा अनुसार उतनी ही स्त्रियों यानी देवियों के साथ यथा योग्य क्रीड़ा करते हैं। पांडुक वन की चारों दिशाओं में लोहित, अंजन, हारिद्र और पांडु नाम के 4 भवन हैं। इन भवनों की ऊंचाई आदि सोमनस वन के भवनों के समान है तथा इनमें वे ही लोकपाल उतनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। इन लोकपालों में सोम नाम का लोकपाल पूरब दिशा का स्वामी तथा स्वयंप्रभ विमान का अधिपति है ना। विमान बता दिया, तो ऊपर के ही स्वर्ग का। इसके विमान तथा वस्त्र आभूषण आदि सब लाल रंग के हैं और इसकी आयु 2.5 पल्ले है। यह 6,66,666 देदीप्यमान भवनों का भोग करने वाला अर्थात इतने भवनों का यह स्वामी है। यम दक्षिण दिशा का राजा तथा अरिष्ट विमान का स्वामी है। इसके वाहन और वस्त्र आभूषण आदि काले रंग के हैं और इसकी आयु 2.5 पल्ले प्रमाण है। वरुण पश्चिम दिशा का राजा है और जलप्रभ विमान का स्वामी है। उसकी वेशभूषा पीले रंग की है और वह 3 भाग कम 3 पल्ले की आयु वाला है। कुबेर उत्तर दिशा का राजा तथा वल्गु प्रभ विमान का स्वामी है। इसकी वेशभूषा शुक्ल रंग की है तथा आयु 3 पल्ले प्रमाण है। मेरु की पर्वत पूर्वोत्तर दिशा में नंदनवन के बीच कांचनकूट के समान एक बलभद्रक नाम का कूट है और उसमें कूट नामधारी बलभद्रक देव का निवास है। तो ये व्यंतर जाति का देव हो गया अभी, है ना। तो वहां पर बीच में भवनों के साथ साथ बीच बीच में कूट भी बने हुए हैं। वहीं पर नंदन, मंदर, निषद, हिम्मत, रजत, रजक, सागर और चित्रक नाम के 8 कूट और हैं। ये प्रत्येक दिशा में क्रम से 2-2 हैं, है ना। जैसे पूरब में 2, पश्चिम में 2, ऐसे। इन कूटों की ऊंचाई 500 योजन है तथा मूल भाग की चौड़ाई 500 योजन, मध्य भाग 375 योजन और ऊर्ध्व भाग की 250 योजन है। इन कूटों में क्रम से मेघंकरा, मेघवती, सुमेधा, मेघमालिनी, तोयधारा, विचित्रा, पुष्पमाला और अनिंदिता ये 8 प्रसिद्ध कुमारियां देवियां निवास करती हैं। मेरु पर्वत की पूरब दक्षिण आग्नेय दिशा में उत्पल गुल्मा, नलिना, उत्पला और उत्पलोज्वला ये 4 वापिकाएं हैं। इनकी लंबाई 50 योजन, गहराई 10 योजन और चौड़ाई 25 योजन है। इन वापिकाओं के मध्य में इंद्र का भवन स्थित है। इस भवन की चौड़ाई 31 योजन 1 कोस, ऊंचाई 62.5 योजन और गहराई अर्ध योजन प्रमाण है। उस भवन के मध्य में इंद्र का आसन है तथा चारों दिशाओं में 4 लोकपालों के आसन हैं। इंद्रासन के उत्तर पूर्व तथा पश्चिमोत्तर दिशा में सामानिक देवों के भद्रासन है। आगे 8 पटरानियों के भद्रासन है। पूरब दक्षिण दिशा में सभा के मुख्य अधिकारी देव बैठते हैं। तो आई थिंक यहाँ से अपने को दोबारा कंटिन्यू करेंगे आसनों से रिलेटेड, है ना। ये भवन किस तरह का है इसकी थोड़ी जानकारी और लेते हैं। तो ये काइंड ऑफ इंद्र का आउट हाउस टाइप का है। कभी कभी यहाँ आ गए। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरी कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि इंद्र अगर हम देखें तो व्यंतर जाति में भी रहते हैं, राइट। और लेकिन जहां तक समझ में आ रहा है वो यहाँ पर सौधर्म इंद्र आदि की ही बात कर रहे हैं, राइट। क्योंकि लोकपाल तो उन्हीं के हैं। है ना। और नहीं पता है जो आपने वीडियो भेजे थे उसमें लिखा था यहाँ पे सौधर्म इंद्र का, और हाँ, दूसरी साइड आगे देखोगी तो ऐशान इंद्र का। जब ऊपर जब पांडुक शिला पर जाते हैं वो तो मालूम है, वहां पर उनके सिंहासन बने हैं, है ना। नहीं, ये जो वन है ना, वनों में भी आसन सौधर्म और ईशान का के मतलब इनके जैसे
हाउसेस बने कि वो कभी आउट हाउसेस मतलब रिक्रिएशनल हाउसेस। वेकेशन हाउस, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एक चीज और समझ में आई कि जो वैक्रिया रिद्धि है, ये इंद्र सारी जो कीड़ा कर रहे हैं लोकपाल वगैरह, इन पे सब में लघिमा गरिमा जो वैक्रिया 8 रिद्धियां हैं, आई थिंक देवियों में नहीं होती, केवल देवों में ही होती है रिद्धियां। क्योंकि कहीं भी देवियों की रिद्धियों का वर्णन नहीं किया। इंद्र तो कीड़ा करता है, वो एक इंद्र 36 लाख रानियों से कीड़ा कर रहा है, हजार जितने से अगर भी। आपको याद हो, जब हम देवियों के बारे में, पट रानियों, पट देवियां जो थी, राइट, वल्लभा देवियां, उनकी भी विक्रिया से वो अपने 16,000 देवियों के रूप बना सकती थी, है ना। तो अच्छा, इसका मतलब तो है कि विक्रिया तो होती है, स्पेसिफिकली उनको अलग से नहीं बताया, बट सब देव गति के अंदर ही आती है ना देवियां भी। कहने को देव गति है, राइट, देव आयु है, लेकिन देव आयु के अंदर ही देव और देवियां दोनों है, ठीक है। तो जो ठीक देव है। पे अप्लाई हो रहा है वो देवियों पर भी अप्लाई होगा। अच्छा, ठीक है, तो फिर तब सही होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं आपने शंका वो समाधान आएगा अभी। हाँ, शंका समाधान का समय हो गया। एक बस क्वेश्चन पूछना था, ये लोकपाल वैमानिक देव होते हैं, व्यंतर देव होते हैं? वैमानिक। कल रखते हैं ना। वैमानिक देव। मैंने सुना वैमानिक। हाँ जी, अच्छा, ठीक है, चलिए। जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 प्रणाम करना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय सर। जिनेन्द्र सभी को। चारू जी जी बोलिए। जी, थर्सडे का आप वो रिकॉर्डिंग आप मुझे भेजेंगे? मैं उस दिन वहां पर ज्वाइन नहीं हुई थी। ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एक्चुअली, आप देखिए, नहीं मिले तो बताइएगा। ओके, थैंक यू। टाइम अपलोड